प्रिय छात्रों, मैं आशुतोष शर्मा आपके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व केंद्र का नेक्स्ट लेक्चर दूसरा लेक्चर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पिछले टर्म पे मैंने आपको गुरुत्व केंद्र क्या होता है ये बताया था, और सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैंने बताया था आपको कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र होता है बेटा, उसको हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर, जितने भी 3 डायमेंशन, जैसे कोन हुआ आपका, या आप ये समझ लीजिए कमरे का जैसे आयताकार, घनाभ के आकार, जैसे क्यूबॉइड शेप नहीं होता है इस तरीके से, या आपने सिलेंडर देखा होगा बेलन के आकार का, बेलना का, उसका। तो इन सब का जो भी 3 डायमेंशनल होता है, इसमें एक मास भी होता है, और जहाँ मास होता है वहाँ वॉल्यूम अपने आप होता है, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशनल जितना भी फिगर होता है बेटा, उसका वॉल्यूम हम लोग लेते थे। तो मैंने बताया था कि इनमें जो भी कुछ लोग हैं वो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी या गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। जैसे प्लेन फिगर हो 2 डायमेंशनल, जैसे कि एक आयत हुआ, एक आयत का मतलब आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। और स्क्वायर शेप हुआ, और आपने कोई भी क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे, ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, त्रिभुज वगैरह। तो इनके लिए मैंने बताया था कि आपने पढ़ा होगा सेंट्रॉइड, ठीक है ना, तो वो निकाला जाता है। तो बेटा इस तरीके से हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा है अभी पिछले टर्म पे। अब आज हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या होता है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, देखिए पिछले में हम लोगों ने मोमेंट मेथड आपने पढ़ा था, बलागुण विधि, ठीक है ना। तो मोमेंट मेथड में मैंने बताया था कि भैया मोमेंट मेथड कैसे निकाला जाता है, कि हर पार्टिकल का किसी एक्सिस के सापेक्ष या अलोंग हम लोग मोमेंट लेते थे। जैसे A1 X1, ध्यान होगा A1 एरिया था किसी पार्टिकल का, X1 क्या थी उसकी वाई से, दूरी वाई एक्सिस से। ठीक इसी तरीके A2 X2 यानी किसी दूसरे पार्टिकल का एरिया ले लिया था, और साथ में उसका वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले लिया। तो उसी तरह A2 X2 A3 X3 एंड सो ऑन AN XN से अपॉन क्या किया था, समेसन ऑफ A, यानी सारे एरिया, यानी टोटल एरिया मान लो जो बॉडी थी, पिंड था, उससे उसमें डिवाइड कर दिया। अब आज हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों को निकालना सीखेंगे बेटा जिसमें हम लोग इंटीग्रल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड। जैसे इंटीग्रेशन मेथड होगा वो आपका वही मोमेंट के ही थ्रू, लेकिन उसी फार्मूले में हम लोग इंटीग्रल मेथड लगाएंगे और उसके थ्रू निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन सबने इंटर में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा या जो कॉमर्स से हैं उनके लिए अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ए सेमी सर्कल, ठीक है ना। सेमी सर्कल मतलब समझ रहे हो ना, कि हाफ सर्कल मतलब पूरे सर्कल को आधा कर दो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आप फिगर अभी आपने देखा है, ये एक हेमी सर्कल ही तो है, मतलब सेमी सर्कल ही तो है। देखिए यूं है और साथ में आधा ये सर्कल बना हुआ है, तो कोई यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसका अभी सेंट्रॉइड, मैंने बोला था कि प्लेन फिगर यानी 2 डायमेंशनल फिगर्स के लिए सेंट्रॉइड निकालेंगे, ये मैंने आपको पीछे भी बोल दिया था, ठीक है ना। और इसके साथ में जितने भी अभी देखिए सेमी सर्कल का निकालना है, फिर उसके बाद अभी हेमी सर्कल का निकालेंगे, मतलब क्वार्टर, ठीक है ना, क्वार्टर सर्कल उसका निकालेंगे। फिर आज हम लोग सीखेंगे कि कोन का कैसे निकाला। कोन मतलब आप लोग समझ रहे हो, जैसे आइसक्रीम कोन खाते थे ना, जिसमें आइसक्रीम भर के शंकु हिंदी में कहें तो। और साथ में अभी आप पढ़ोगे, आज ही मैं आपको बताऊंगा सिलेंडर का निकालना। तो एक तरीके से निकाला जाता है, बहुत सरल सिंपल तरीका, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके लिए निकालने के लिए क्या तरीका क्या है, कि हम लोग देखिए इकट्ठे तो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक पतली सी स्ट्रिप मान लेते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिप मानी गई है, ठीक है ना, एक पतली सी स्ट्रिप मान ली। और देखिए ये पतली सी जो स्ट्रिप है ये इतनी तो है, देखिए ये ठीक है ना, ये जितनी शेडेड है। तो इस पतली स्ट्रिप को माना, तो देखिए ये पतली स्ट्रिप आपको कुछ आयताकार, मीन्स आप लोग देखें ये तो आपको आयत के आकार का दिख रहा है ना। आयत के आकार का ही आप लोगों को ये चीज़ दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा मीन्स की रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है ना। पढ़ा होगा कि जिसमें रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, उसके सामने की अपनी लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है साइड की, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर शेप का कुछ दिख रहा है, और साथ में हमने इसको इस तरह से स्ट्रिप माना, जैसे देखो सर्कुलर है ना, तो सर्किल के ही आकार का इस तरीके से माना, थोड़ा सा इस तरीके से सेंटर से आते हुए जुड़ाव है इसका, ठीक है ना। तो हमने इसको मान लिया। तो एक प्रकार से देखिए तो ये हमने क्या मान लिया है,
इस मतलब सेमी सर्किल से, इस सेमी सर्किल से हमने क्या लिया बेटा, एक छोटा सा पार्ट लिया है ये, ठीक है ना, जो कि है तो सर्कल के ही शेप का, लेकिन क्या है कि हमने इसको देखा जाए, छोटा सा पार्ट लिया है तो ये कैसा लग रहा है हमको, आयताकार, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में। अब यहाँ क्या है, इसकी जो है, ये जो पूरा पार्ट है, देखो इसको केंद्र से, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, आर दिख रहा है आपको। और इस जो पतली सी पट्टी ली है ना, स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करता है, इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ना, छोटी सी चौड़ाई, ये कितनी है, डी आर, मतलब कि जो चौड़ाई है इस स्ट्रिप की, मतलब विड्थ है, वो कितनी ली हमने, डी आर। और साथ में इसकी जो स्ट्रिप का अंदरूनी हिस्सा है ना, ये देखिए अंदरूनी हिस्सा ये वाला, इसकी हमने दिखा दिया सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, देखो आर दिखा दी। यानी कि स्ट्रिप का बाहरी हिस्सा अगर देखा जाए कितनी डिस्टेंस पे है, तो आर प्लस डी आर। इतनी बात समझ में आई, बाहरी हिस्सा ये ऊपर वाला जो बिल्कुल बाहर का हिस्सा है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। एक पतली सी स्ट्रिप मानी है, स्ट्रिप कितनी चौड़ी है, डी आर, मतलब रेडियस के ही टर्म में ले लिया ना, क्योंकि देखिए ये जो आप इसमें सर्किल होता है, सर्किल में कोई भी डिस्टेंस बेटा रेडियस के ही टर्म में माना जाता है, यानी त्रिज्या के टर्म में, ठीक है ना। तो रेडियल टर्म में ही हमने क्या किया कि जो पतली सी स्ट्रिप ए भी ली है, इसकी हमने चौड़ाई मान ली डी आर, और अंदरूनी हिस्सा जो स्ट्रिप का है नीचे वाला, उसकी देखिए हमने एरो के माध्यम से दिखा भी दिया है कि उसकी जो केंद्र से, यानी सेंटर से ओ से डिस्टेंस है वो आर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद इसका जो दोनों हिस्सा है ना स्ट्रिप का, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा, ये सेंटर पे कितना कोण यानी एंगल ड्रॉ कर रहा है, दिखाया गया है, ये देखिए आपको डी थीटा, ऐसे दिखा रहा है ना कि डी थीटा एंगल इसने बनाया है, किससे, आपके सेंटर से, ठीक है ना। और उसके अलावा सेंटर से डी थीटा एंगल बना दिया है, और साथ में दिखा रहे हैं कि इसका जो बाहरी वाला हिस्सा है ना, ये नीचे वाला, ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे झुका हुआ है, किससे, बेस से। इतनी बात आपको इसमें समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको, चूँकि मैं एक चीज़ बता दूं कि ये आपका जो है एक हेमी मतलब सेमी सर्किल है, तो उसमें ऐसा हम लेते हैं कि सर्कुलर शेप में ही एक स्ट्रिप ले लेते हैं, मतलब छोटी सी स्ट्रिप है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी स्ट्रिप है। उसकी चौड़ाई मान ली डी आर, उसकी सेंटर से मान लिया आर डिस्टेंस, और देखने में आपको एक रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगल आपने पढ़ा है इस तरीके से होता है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप में आपको नज़र आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम इसका इसी छोटी स्ट्रिप के ही लिए प्रूविंग करना स्टार्ट करेंगे। इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे भाई। अभी तो ये इंटीग्रेशन अच्छा क्यों लगाया गया आप समझ लो। इंटीग्रेशन आप लोग हिंदी में पढ़ते होगे, समाकलन उसको कहते थे। तो समाकलन और इंग्लिश में इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, छोटे 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 हिस्सों को जोड़ करके पूरा प्रूविंग लाना। तो देखिए ये जो पट्टी है बेटा, ये इस पूरे हाफ सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ही तो है। तो हमें इसमें इंटीग्रेशन लगाना। इंटीग्रेशन में मैंने बताया था लिमिट लगती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इंटीग्रेशन का साइन ये है। अब लिमिट क्या लगती है कि ये स्ट्रिप अभी देखिए आर डिस्टेंस पे है यहाँ से, और इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है, मतलब जो पूरा आपका हेमी स्फेयर है या सेमी सर्किल है, सॉरी सेमी सर्किल है, मतलब आधा जो वृत्त अर्धवृत्त, उसका पूरा क्या जा रहा है, देखिए ये एक्सिस मानी गई है वाई, ये एक्सिस मानी गई है एक्स, यानी एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच स्थित है ये। तो यहाँ पर अगर इसकी लिमिट ली जाए तो 0 से आर, पहली बात तो भाई 0 से आर ही तक तो ये हेमिस्फेयर गया है, सॉरी सेमी सर्किल गया है। और इसके अलावा एक इंटीग्रेशन की लिमिट और लगेगी, वो होगी 0 से, देखिए यहाँ पर एंगल क्या है 0, और पूरा आते आते यहाँ एंगल कितना हो जाता है बेटा 180। तो 0 से पाई एक और इंटीग्रेशन, तो उसमें पूरा फिर ये आपका सेमी सर्किल कवर हो जाता है। फिलहाल अभी ये तो छोटी सी बात है, चलते हैं प्रूविंग की तरफ। देखिए लिखा हुआ है कि लेट ए सेमी सर्कल विच रेडियस आर, कैपिटल आर, मतलब कि हमने कहा है कि एक सेमी सर्कल एज्यूम कर लिया जिसका ये रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर, वो आप देख रहे हो। एज्यूम ए स्मॉल रेडियल एरिया ए बी। रेडियल एरिया का मतलब समझ रहे हो ना, रेडियल एरिया का मतलब देखो ये कुछ ऐसे ही तो शेप का है, इसी में से तो काटा ऐसे, तो रेडियल एरिया मतलब इसका रेडियस होगा एक इस तरीके से, ठीक है ना। तो रेडियल एरिया का मतलब ही होता है कि वृत्तखंड, वृत्त से काटा हुआ एक खंड, ठीक है ना, यानी सर्कल से काटा हुआ एक पार्ट है। तो एक रेडियल एरिया ए बी ले लिया। ए बी कौन सा है, ये देखो लिखा भी है ए और बी, ठीक है ना। विथ डी आर, देखो उसकी चौड़ाई मैंने बोली थी ना, विथ चौड़ाई डी आर है, एंड एट एंगल डी थीटा। तो देखिए इस ये जो पूरा आप देख रहे हो पार्ट ए बी, ये कितना एंगल बना रहा है,
अपने जो सेंटर है मतलब सेमी सर्कल के सेंटर से डी थीटा एंगल बना रहा है, ये भी आप समझ गए हो। एट रेडियस आर, एट डिस्टेंस आर, तो देखो डिस्टेंस सेंटर से कितना दिख रहा है बेटा आपको, आर ही तो दिख रहा है ना। कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए, परेशान ना हो, आराम से देखिए। ये प्रूविंग इंपॉर्टेंट भी है लेकिन न्यूमेरिकल में इतना टफ नहीं होगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। ये आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा कैसे इसको सॉल्व आउट करके निकालना है। फिर कह रहा है फ्रॉम द सेंटर एंड स्मॉल एरिया सिचुएटेड फ्रॉम एन एंगल थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा फ्रॉम द बेस। देखिए ये जो स्मॉल एंगल है, ये जो स्मॉल पार्ट है ना, ये वाला, ये कहाँ इस सिचुएशन है, देखो ये एंगल तो थीटा है ना, तो थीटा एंगल से यानी थीटा टू कितने पे, थीटा प्लस डी थीटा, यानी कि एक तो ये एंगल और प्लस डी थीटा ये वाला एंगल। तो ये पूरा अंदर वाला पार्ट कितने पे था बेटा, थीटा एंगल पे था। अब बाहर वाला पार्ट इसका कितने पे है, थीटा प्लस डी थीटा। बात समझ में आई ना। इससे मतलब कह रहा है स्मॉल जो पार्ट है कितने पे, देखिए इसका अंदर ये है अंदर वाला पोर्शन, तो ये कितने पे है, थीटा एंगल पे, तो थीटा से टू कितने पे, जो बाहर वाला हिस्सा है देखो कितने पे, एक तो ये थीटा हो गया, अब प्लस डी थीटा, तो थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे डिपेंड है। इतनी बात समझ गए होंगे सब लोग, ठीक है ना। अब हम स्मॉल स्ट्रिप का एरिया लेंगे। स्मॉल स्ट्रिप क्योंकि चूंकि इसमें वॉल्यूम या मास का तो आएगा नहीं, क्योंकि बेटा ये प्लेन फिगर है, इसलिए इसमें हमें एरिया से काम करना होगा। चलिए, कह रहा है एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट डी ए, क्या होगा एरिया। अब आप बात समझना मेरी, समझ जाना तो बताना। ये आपको मैंने बताया है कैसा दिख रहा है, एक रेक्टेंगल का शेप का दिख रहा है, आयत का शेप दिख रहा है ना। तो देखिए आयत के शेप में क्या होता था, लंबाई गुणे चौड़ाई पढ़े हो ना इसका एरिया, लेंथ इनटू विड्थ। तो देखिए लेंथ ए बी होगी, ए बी है, ए बी आपका एक आर्क शेप है, या ए बी कह लो या नीचे वाला हिस्सा कह लो, बाहर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा, वो क्या कहलाएगा, एक आर्क ही का तो शेप का है। आर्क मतलब चाप, हिंदी में चाप कहते हैं, इंग्लिश में आर्क कहते हैं। तो आर्क ही तो है बेटा ये। तो आर्क की लंबाई निकालने के लिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा है कभी कुछ ऐसा, कि आर्क इज इक्वल टू एंगल, एंगल और इनटू रेडियस या डिस्टेंस, पढ़ा है कभी, रेडियस या डिस्टेंस, ऐसे ही तो था। या आपने पढ़ा होगा एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है ना। हाँ ठीक है। तो आर्क अगर आपको ये बाहर वाली भुजा या अंदर वाली भुजा, आमने सामने भुजा बराबर होंगी, अगर चूंकि ये रेक्टेंगल आप मान लो, तो ये लेंथ हो जाएगी इसकी। तो ये निकालने के लिए बेटा एंगल कितना है इस पूरे हिस्से का, देखो डी थीटा है कि नहीं थीटा है, तो डी थीटा एंगल हो गया, और साथ में डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे बेटा, आर डिस्टेंस पे, तो इंटू आर। इतनी बात समझ में आ गई कि आर्क की लंबाई कैसे निकाली गई है, ए बी की लंबाई। पहली बात तो ए बी की लंबाई किस तरह से निकाली गई थी बेटा, आप लोग अभी देख चुके हो कि आर इंटू डी थीटा, तो ये ए बी की लंबाई आ गई, यानी आर्क की लंबाई। समझ गए ना कैसे आई, फिर से बता दें। आर्क इज इक्वल टू बेटा आप पढ़ चुके हो रेडियस, या सॉरी आर्क इज इक्वल टू आपने पढ़ा है रेडियस इंटू क्या, एंगल, पढ़ा है ना एंगल। तो रेडियस तो ये देखो डिस्टेंस, इसकी पूरी रेडियस कह लो या डिस्टेंस कह लो जो भी है, ठीक है ना। तो ये आर है, और इनटू एंगल कितना बना रहा है देखो डी थीटा। केवल उतने हिस्से की बात कर रहे हैं, उतना हिस्सा कितना, मतलब हम बेटा स्मॉल एरिया की तो बात कर रहे हैं, तो उतना हिस्सा कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, डी थीटा। तो आर डी थीटा तो ये आप समझ गए। तो यानी आर डी थीटा बेटा ये क्या आ गया, आपकी लेंथ आ गई, बात समझ गए ना। अब लंबाई तो मिल गई गुणे चौड़ाई, मीन्स लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ क्या दी हुई थी, देखो डी आर दी थी, कोई डाउट है क्या। पट्टी की चौड़ाई जो है विड्थ दी थी, वो कितनी दी थी बेटा, डी आर। तो ये हमको मिल गया क्या, स्मॉल स्ट्रिप का एरिया। इतनी बात आप समझ गए होंगे, बहुत ही माइनर लेवल से समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। अब कह रहा है मोमेंट ऑफ स्मॉल एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस। अब बात समझना, वाई एक्सिस देखो, इसका जो भी आप मेरी बात सुनना, जो भी सर्किल होता है, मैंने बताया पीछे भी बता चुके हैं, नहीं बताया ध्यान रखिएगा। सर्किल का जो बेटा सेंट्रॉइड होता है वो बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पे होता है, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जहाँ काट होती है ना सेंटर, तो सेंटर होता है इसका मतलब सेंट्रॉइड सर्किल का। लेकिन अगर हेमी स्फेयर या सॉरी हेमी सर्किल या सेमी सर्किल की बात करें, मतलब ये जो आपका है अर्धवृत्त, तो इसके लिए देखिए हमने वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस ये हो गई, तो वाई ये एक्स ये, तो वाई तो ऑलरेडी इसके यहीं कहीं जाएगा इस पे, लेकिन एक्स बेटा चेंज हो जाएगा। अब इसके सेंटर में, क्योंकि देखिए अर्धवृत्त है, हाफ सर्किल है, यानी कि अब ये कुछ ऊपर उठेगा यहाँ, तो एक्स तो जीरो ही हो जाएगा ना बेटा,
बात समझ में है ना। सेंट्रॉइड आपका कहाँ शिफ्ट होगा, आप केवल आप सेंट्रॉइड आपका शिफ्ट होगा वाई डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा। एक्स तो आपका जीरो ही हो जाएगा क्योंकि सेंटर के अलोंग ही तो ऊपर उठेगा। चलिए, तो हम इसीलिए उसका मोमेंट केवल वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट लोगे तो बात समझिएगा, मैंने बताया था पीछे भी आप लोग मोमेंट पढ़ चुके हो, एरिया इनटू क्या होता था बेटा, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता था ना। तो एरिया तो आपने इसका अभी अभी डी ए निकाल लिया, आर डी थीटा इंटू डी आर इस स्ट्रिप का। अब वो कह रहा है एक्स एक्सिस के अराउंड आपको क्या लेना है बेटा, आपको लेना है मोमेंट। तो एक्स एक्सिस तो ये है, इसके अराउंड जब मोमेंट लोगे तो इनटू वाई तो लोगे, क्योंकि ये देखो मान लो यहाँ कहीं होगा, ये डिस्टेंस है मान लो इसकी, तो वाई डिस्टेंस तो होगी इसकी, ये वाई समझ गया ना, वाई डायरेक्शन में तो डिस्टेंस होगी, इसलिए इनटू वाई कर दिया। बात समझ में ना भाई, एक्स एक्सिस के मान लो एक्स एक्सिस के अराउंड आप मोमेंट ले रहे हो तो वाई एक्सिस से ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, तो इनटू वाई कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, वाई क्या होगा, बात समझ लेना मेरी, देखो वाई ये है, एक्स ये है, अब वाई और एक्स इस आर, ये भी डिस्टेंस आर है बेटा, ये भी डिस्टेंस आर ही है, बात समझ गए ना। जो आप आर देख रहे हो ये भी आर ही है और ये भी आर ही है। तो अगर ये निकालते हो बेस, तो एंगल देखो आर से थीटा एंगल ये बना रहा था, तो इसके लिए अगर बेस एक्स की डिस्टेंस निकालते हो तो आर कॉस थीटा हो जाती है, बात समझ गए। और वाई निकालते हो बेटा तो आर साइन थीटा हो जाती है, ये मैंने आपको लेना बताया है, तो समझ गए ना। इसलिए वाई की जगह हमने क्या रख दिया बेटा, देखो आर साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर किसी को डाउट हो भी तो बेटा आप बस स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा उसको अपनी लैंग्वेज में और सरल से सरल। मैं फिलहाल सरल ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझ रहे हो। फिर से बता देता हूँ, देखिए ये भी रेडियस है आर और ये भी रेडियस, मतलब कि ये जो स्ट्रिप है ना इसके दोनों इससे आर रेडियस की डिस्टेंस पे हैं। तो अगर आप एक्स की डिस्टेंस निकालते हो ये वाली, तो ये हो जाती है आर कॉस थीटा, वही ये रिजोल्यूशन। और वाई डिस्टेंस मीन्स आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, आर साइन थीटा रख दिया। तो आप इतना तो समझ गए ना, मोमेंट में क्या किया, डी ए की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दी, ये वाली ये, और इंटू वाई में ये, इतनी डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आर और ये आर बन जाएगा मिल करके आर स्क्वायर, सॉरी ये 2 लगा है लेकिन ये आर स्क्वायर है, ठीक है ना, आर स्क्वायर, साथ में ये डी आर आ गया देखिए, और साथ में साइन थीटा इंटू का आ गया और इंटू डी थीटा आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, मोमेंट निकाल लिया स्मॉल एरिया का। अब भैया मैंने बता दिया कि मोमेंट यदि आपने निकाल लिया तो आगे आपको केवल क्या करना है, इंटीग्रल मेथड लगाना, क्योंकि इंटीग्रेशन, अभी देखो ये तो स्मॉल एरिया का मोमेंट आया, बात समझिए, ये तो केवल इस एरिया का मोमेंट आया। अब हमको क्या निकालना है, पूरे टोटल एरिया का मोमेंट अबाउट द वाई एक्सिस। तो टोटल एरिया का मोमेंट कैसे निकलेगा भाई, छोटा एरिया था, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब छोटे छोटे एरिया को जोड़ना, छोटे छोटे जितने भी स्मॉल एरियाज हैं, मतलब क्षेत्रफल हैं, उनको जोड़ करके ही तो एक पूरा ये बनेगा भैया से, ये सेमी सर्किल, अर्धवृत्त। तो इसको इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपने उस दिन मतलब कल यानी परसों वाले लेक्चर में पढ़ा होगा कि जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते थे तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए वाई अपॉन कैपिटल ए, ऐसे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो हम अभी क्या निकाल रहे हैं, केवल मोमेंट, पूरे एरिया का जब पूरे एरिया के कारण मोमेंट निकाल लेंगे तो टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे भैया, हमको सी जी मिल जाएगा। सी जी बोलो या सेंट्रॉइड बोलो, मतलब समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो मोमेंट ऑफ टोटल एरिया के लिए देखिए यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन लगाया गया है। तो इंटीग्रेशन का साइन बेटा ऐसे होता है, एक मिनट सॉरी, इंटीग्रेशन का साइन बेटा इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन देखिए 2, ये तो मोमेंट तो यही हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा इंटू डी आर, ये था पीछे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पूरे एरिया का मोमेंट निकालना है, ये देखिए छोटा एरिया था, हमको पूरे इस अर्धवृत्त का मोमेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत सरल सा बात होगी, देखो कैसे निकलेगा। आपको पता है कि ये वृत्त यहाँ सेंटर से चालू होकर पूरा आर रेडियस में फैला है, आर रेडियस इधर भी हो जाएगा और आर रेडियस इधर भी हो जाएगा, बात समझ में आई ना। तो अगर हम इसका एक इंटीग्रेशन तो लगाएंगे 0 से आर, लेकिन 0 से आर लगाने का मतलब समझ रहे हो, अभी भी ये चीज़ क्लियरिफाई नहीं हो रहा कि कितना भाई 0 से आर, तो देखो ये है, तो 0 से आर तो रेडियस यहाँ तक भी आर है, हो सकता है हम इसको छोड़ दे रहे हैं, बात समझिएगा। 0 से आर का मतलब बेटा रेडियस तो ये भी है, तो इसका मतलब क्या हम क्वार्टरी का ले रहे हैं क्या, अभी भी मामला क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर हम 0 से आर इंटीग्रेशन लगा भी देते हैं तो 0 से आर बेटा अगर ये लेते हैं तो यहाँ से 0 से माइनस आर, मतलब माइनस आर क्या रेडियस ही है, लेकिन ये पूरा क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा। इसलिए देखिए
पूरा जो हमको ये बनाना है, पूरा अगर सेमी सर्कल का लेना है तो कैसे लेंगे? पहला तो हमको जीरो से कैपिटल आर लेना पड़ेगा। देखिए जीरो से कैपिटल आर, सॉरी ये स्मॉल आर लग गया ऊपर, लिमिट लग रही है, ठीक है, तो ये कैपिटल आर लिमिट होगी, ये बात समझ लीजिएगा। दूसरी बात, अब पूरे सर्किल को यानी सेमी सर्किल को कवर करने के लिए देखिए क्या होगा। अगर ये बात देखी जाए तो यहाँ तो एंगल जीरो होगा इस पार्ट पे, लेकिन जब ये सर्किल यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा तो पाई हो जाएगा, यानी 180 डिग्री। बात समझ में आई मेरी बात? यहाँ से अगर हम एंगल लेना चालू करते हैं तो यहाँ तो जीरो है, और जीरो से यहाँ पे आए 90 यहाँ पर, और 90 से यहाँ चले आए तो 180। इतनी बात समझ में आई? सभी को समझ में आती है। पूरी लाइन अगर इतना एंगल कवर करता है तो ये 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, एक लिमिट और लगा दी जीरो से पाई। अब हमारा पूरा सर्किल कवर हो जाएगा। एक तो जीरो से कैपिटल आर यानी रेडियस भी हम कवर कर रहे हैं पूरा, और साथ में जीरो से पाई। बात समझ में? दो हमने क्यों लगाए हैं, ठीक है। अच्छा, जीरो से अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जीरो से सीधे पाई वाला लगा देते इंटीग्रेशन। तो जीरो से पाई वाला लगाने के बाद बेटा हमको बात समझिएगा, जीरो से पाई लगाने के साथ साथ जीरो से आर भी लगाना पड़ेगा। क्यों? बात समझिए। इस मोमेंट वाली इक्वेशन में देखिए आर स्क्वायर और डी आर भी आ रहा है। चूंकि डी आर के साथ आर स्क्वायर भी आ रहा है, यानी इस आर स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन होगा। तो इसके लिए हमें रेडियस वाली लिमिट, जो जो टर्म होता है उसी के हिसाब से हम लोग इंटीग्रेशन में लिमिट लगाते हैं। बात समझ गए ना? तो यहाँ पर चूंकि स्मॉल आर स्क्वायर और डी आर भी आ रहा है, तो हमको लिमिट एक जीरो से कैपिटल आर की लगानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि उसमें पूरा एरिया का आर भी कवर हो जाए। और दूसरी बात देखिए, थीटा और साइन थीटा भी आ रहा है, इसलिए एंगल के हिसाब से भी हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, इंटीग्रेशन। बात समझ में आई ना? यहाँ तक डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बस जब ये हो गया तब चलते हैं। अब चलते हैं तो देखिए क्या हो गया। हमने अभी सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाना शायद हम भूल गए। यहाँ एक इंटीग्रेशन का साइन आएगा जीरो से पाई वाला। बात समझ में आया ना? एक इंटीग्रेशन पहले हम अंदर वाला इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए चूंकि जीरो से आर लिमिट के लिए इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इसके लिए देखिए जिसके लिए लिमिट होती है वही इसके लिए वेरिएबल होगा, बाकी वाला टर्म इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा और डी थीटा कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम केवल जीरो से पाई ये ले लिया, साइन थीटा और डी थीटा ये इसके लिए कांस्टेंट हो गया। अभी अंदर इंटीग्रेशन क्या बचा, जीरो से आर, आर स्क्वायर और डी आर। इतनी बात समझ में आई? अब हम पहले ये वाला इंटीग्रेशन निपटा लेते हैं। तो देखिए जीरो से पाई वाला ये रहेगा ही रहेगा, साइन थीटा और डी थीटा ये इसके लिए आ जाएगा। अब इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जब आर होता है आर, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, एन, मान लिया आर की पावर एन है, समझिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आर की पावर एन का इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है आर की पावर एन प्लस वन, और अपॉन में भी एन प्लस वन आ जाता है। बात समझ में आई ना? तो ठीक उसी तरीके हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ आर स्क्वायर का कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट में आ जाएगा आर, तो दो, आर की पावर दो है यानी एन प्लस वन, तो आर की पावर दो प्लस एक तीन हो जाएगा, और नीचे भी तीन आ जाएगा, और लिमिट क्या लग जाएगी, जीरो से आर। तो जीरो से आर का लिमिट लगने का मतलब होता है, सॉरी कैपिटल आर, ये कैपिटल आर था बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जीरो से आर लग गया लिमिट, तो जीरो से आर लिमिट का मतलब देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा मल्टीप्लाई में, और साथ में अगर लिमिट लगाएं तो लिमिट कैसे लगती है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो आर क्यूब अपॉन 3 में अपर लिमिट लगेगी तो आर क्यूब, कैपिटल का आर क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस अगर इस आर क्यूब की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, आर क्यूब बाई 3 पहले इंटीग्रेशन। तो आर क्यूब बाई 3 से हमने क्या किया बेटा, इस आर क्यूब बाई 3 को बाहर ले लिया। क्यों बाहर ले लिया, इसके पीछे मैंने बताया था अभी कि जिसके लिए लिमिट लगी होती है वो उसके लिए ही वेरिएबल होता है। तो आर क्यूब देखिए, अब जो है आर क्यूब बाई 3, सॉरी कैपिटल का आर क्यूब बाई 3, यहाँ कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन में लिमिट आ जाएगी जीरो से पाई और साइन थीटा और डी थीटा, क्योंकि अब ये जो जीरो से पाई है वो एंगल के लिए लग रहा है लिमिट, तो उसके लिए एंगल, वो फिर उसका इंटीग्रेशन किस पे काम करेगा, केवल एंगल पे ही काम करेगा, इस पे काम नहीं कर सकता। बात समझ में ना? जिसके लिए लिमिट लगती है इंटीग्रेशन उसी के लिए काम करता है। तो अब आर क्यूब बाई 3 वाला तो टर्म हम निपटा चुके थे, इनटू साइन थीटा का बेटा आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट हो जाएगी जीरो से पाई। अब बस तो वही तुमने किया, आगे आर क्यूब बाई 3 लगा दिया है। देखिए
r³/3 आ गया, और साथ में इस वाले टर्म का साइन थीटा का अगर डी थीटा का इंटीग्रेशन करते हो तो देखो जब ये इंटीग्रेशन पूरा हो जाता है तो ये डी थीटा हट जाता है और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है, तो माइनस कॉस थीटा आ गया और लिमिट 0 से पाई हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले के लिए। तो r³/3, तो अब ये लिमिट रखनी है तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं। तो देखो माइनस कॉस थीटा की जगह पाई आ गया, साथ में फिर माइनस, क्योंकि देखो माइनस लिमिट कैसे लगती है, मान लो ये x है, लिमिट लगनी है 0 से 1, तो x की जगह पहले 1 रखेंगे और साथ में माइनस, फिर x की जगह 0, ये लिमिट 0। इसी तरह तो इंटीग्रेशन चलता है, वो लिमिट लगती है, तो वही तो हम कर रहे हैं। तो इसकी लिमिट लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले माइनस कॉस पाई, तो माइनस कॉस और थीटा की जगह पाई रख दिया, फिर माइनस, साथ में एक और अंदर ये माइनस वाला टर्म था ही, तो माइनस का कॉस और थीटा की जगह 0 रख दिया। बात समझ में आई ना। तो माइनस का कॉस पाई क्या होता है बेटा, माइनस, देखो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, बात समझना। तो कॉस पाई की वैल्यू तो -1 होती है और साथ में माइनस भी है, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, साथ में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। बात समझ में आई ना। तो ये हो जाएगा टोटल 2। तो r³/3 1 + 1, और साथ में ये जो मोमेंट का पूरा आया, मतलब पूरे एरिया के कारण जो मोमेंट आ गया वो क्या आ गया, 2r³/3। यहाँ तक बेटा डाउट कोई नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है। यहाँ तक ये समझ में आ गया तो फिर आगे भी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है टोटल एरिया ऑफ हाफ सर्किल। भाई जब पूरे सर्किल का एरिया πr² होता है मेरे भाई, तो उसका आधा ही तो होगा, तो टोटल एरिया ये आ गया। और आपने जो CG का फार्मूला पढ़ रखा था, CG का एक फार्मूला मैंने बताया था, समेसन ऑफ A × y अपॉन समेसन ऑफ A, यही तो पढ़ा था। तो ये क्या था, ये ऊपर मोमेंट ही तो होता था, तो टोटल मोमेंट तो ये तुम्हारा भैया तुमको मिल गया 2r³/3, और साथ में नीचे टोटल एरिया रखना है। तो टोटल एरिया तो ये πr²/2। अब डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द बेस यानी YC की वैल्यू, देखो ऊपर क्या है, मैंने बताया ना समेसन ऑफ AY, तो ऊपर तो टोटल मोमेंट, ये टोटल मोमेंट ही तो होता था बल आघूर्ण, तो 2r³/3, और अपॉन में πr²/2 रखिया, तो 2r³/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, तो इंटू 2 अपॉन πr²। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, और r³ से ये एक r कट जाएगा, तो 4r/3 पाई बचेगा सेंट्रॉइड। मीन्स ये देखिए 4r/3 पाई, ये आपका, इसका मतलब कहने का है ये y एक्सिस पे ही कहीं होगा और यहाँ कहीं होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी 4r/3 पाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो बेटा आगे भी समझ में आ जाएगा। तो ये तो था आपका सेमी सर्किल के लिए। अब नेक्स्ट आता है, चलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए क्वार्टर सर्किल। अब क्वार्टर सर्किल के लिए क्या होता है, देखो फिगर बिल्कुल वैसा ही है, फिगर में कुछ नहीं समझना है, लेकिन पहले हम जो सेंट्रॉइड शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि पहले पूरा ये देखो सेमी सर्किल बना था तो वाई एक्सिस पे ही चलते थे, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस देखो ये वाली हो गई और एक्स एक्सिस ये हो गई, तो इसके लिए सेंट्रॉइड बेटा यहाँ के बीच में आएगा। बात समझ में आई ना। तो अब इस केस में हम मोमेंट एक्स एक्सिस के अराउंड भी लेंगे और वाई एक्सिस के अराउंड भी लेंगे। फिलहाल चलते हैं, सब कुछ शुरुआत से वही है, देखिए वही ये स्ट्रिप के बारे में लिखा जो पीछे लिखा था। स्मॉल एरिया का क्षेत्रफल यानी डी ए वैसा ही होगा, r/d इंटू dr। मैंने जैसे बताया था r/d क्या था, मतलब रेडियस इंटू एंगल, वे आर्क की यानी बाहर वाले आर्क की दूरी आ गई, नहीं लेंथ आ गई, विड्थ आपको दी था dr, यहाँ d लिखा हुआ है लेकिन ये dr है बेटा, ठीक है ना, dr है। तो ये भी स्मॉल एरिया का स्मॉल पार्ट da भी निकाल लिया आपने। मोमेंट भी पूरा वैसे ही चलेगा, y भी वैसे ही, देखिए y की जगह पे क्या ले लिया हमने, r sin थीटा, और पूरा वैसा ही चल रहा है। पहला शुरुआत तो बिल्कुल वैसा ही है, बस लिमिट चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होना है, बात समझ लेना। अब क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया। मोमेंट ऑफ टोटल एरिया में देखिए सिर्फ लिमिट चेंज हुई है, 0 से r वाला तो हमने ये लगा ही दिया साथ में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए r टर्म भी आ रहा है, साथ में थीटा टर्म भी आ रहा है, तो r के लिए 0 से r यानी रेडियस का टर्म चल रहा है ना, तो 0 से r वाला इंटीग्रेशन एक लगा दिया, और एंगल का टर्म भी चल रहा था, एंगल के लिए भी एक हमको वो लगाना पड़ेगा लिमिट वाला, तो 0 से π/2 क्यों लगाया, क्योंकि बेटा देखो एंगल तो केवल π/2 तक ही सीमित है ना, अब π/2 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। पहले पिछले में पाई लगाया था, अब यहाँ क्यों पिछले में पूरा यहाँ तक आ रहा था इसलिए पाई था, अब ये केवल यहीं तक आ रहा है यहाँ तक, तो इसलिए π/2।
बस बेटा अब आपका कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इंटीग्रेशन करते हैं भैया, आर स्क्वायर का पहले तो देखो 0 से π/2 वाले टर्म को हम थीटा वाले टर्म को अलग कर ले रहे हैं, साइन थीटा डी थीटा, और अंदर वाले टर्म को 0 से r और आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन मैंने बताया था r⁻n+1 अपॉन आ मतलब n+1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा r³/3 और लिमिट आ जाएगी 0 से r। तो लिमिट अगर लगा दोगे तो पहले इसकी जगह इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे तो r³/3, और इस स्मॉल आर की जगह फिर 0 रखोगे तो -0, तो यानी r³/3 केवल। तो भैया यहाँ देखो r³/3 हमने कॉमन ले लिया, लिमिट लगा दोगे तो लिमिट लगाने के बाद कैपिटल r³/3 बचेगा, और अंदर लिमिट में फिर से देखो 0 से π/2 साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा का मैंने बताया था माइनस का कॉस थीटा हो जाता है। ऊपर लिमिट देखो, लिमिट वही है 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने पहले अपर लिमिट रख दी π/2, तो π/2 माइनस का, और फिर ब्रैकेट लगाया माइनस कॉस, थीटा की जगह 0 रख दिया। तो भैया अब अगली लिमिट देखो, पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो -0 तो 0 ही हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये अंदर -1 बन जाएगा, और साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1। तो इसका मतलब अब क्या आ जाएगी, टोटल मोमेंट क्या आ जाएगा बेटा, r³/3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं टोटल एरिया ऑफ द हाफ सर्किल। टोटल एरिया ऑफ द हाफ सर्किल क्या हो जाएगा, πr²। भाई पहले देखो πr² था, अब ये क्वार्टर सर्किल है तो नीचे 4 से ही तो डिवाइड होगा, और साथ में वही वाला फार्मूला लगा दिया, डिस्टेंस कौन सा, समेसन ए वाई जो पढ़ा था, टोटल मोमेंट अपॉन समेसन एरिया, यानी टोटल मोमेंट ही तो था a×y। तो मोमेंट टोटल अभी तुमने निकाल लिया r³/3 रख दिया, नीचे πr²/4 से डिवाइड कर दिया। ये सब करने के बाद तुमको फिर से मिल जाएगा 4r/3π। तो ये तो तुमको बेटा मिला x एक्सिस के अराउंड जब हमने ले लिया। अब y एक्सिस के अराउंड भी तो लोगे मोमेंट, समझ गए ना, हमने बताया था ना यार बीच में कहीं पाया जाएगा। तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेने पे dA×x, बात समझना, यहाँ पर था dA×y पीछे, तो y की जगह पे, यानी y यही तो थी, तो y की जगह हमने क्या रखा था, r साइन थीटा। अब यहाँ x आ गया dA×x, तो x की जगह पे क्या रखोगे, r cos थीटा। बस इतना फर्क है ना, और कुछ नहीं आना है। देखो भाई हमने कहा था ना, x की जगह क्या रख दिया हमने, r cos थीटा, बाकी पूरा r d थीटा इंटू डी आर, ये एरिया हो गया स्मॉल एज पार्ट का। तो यहाँ से ये आ गया, लिमिट लगाते हैं, यानी मोमेंट लेते हैं, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया। देखिए वही तो है, कुछ अलग थोड़ी है, यहाँ पहले साइन थीटा आप कॉस थीटा ले लिया है, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, जैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा, इसी तरीके कॉस थीटा का जब इंटीग्रेशन हम लोग लेते हैं, यानी केवल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो सीधे साइन थीटा आ जाएगा, कोई साइन का चेंज नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, वो साइन थीटा हो जाएगा। तो इसके बाद साइन थीटा ले लिया। अब देखो साइन थीटा में पहले अपर लिमिट रखे हमने π/2, तो साइन π/2 माइनस का साइन 0, तो साइन 90 की वैल्यू भैया 1 होती है, बता चुके हैं, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये टोटल सॉल्व होकर के किस में बन जाएगा, 1 ही तो आएगा अंदर, ठीक है। तो ये फिर से r³/3 आया। आपको पता है टोटल एरिया ऑफ द हाफ सर्किल πr²/4 रखा, तो ये भी क्या आ गया, xc की वैल्यू भी 4r/3π। यानी अगर हम बोलें xc इंटू yc क्या आ जाएगा, दोनों सेम वैल्यू होगी, यानी 4r/3π ये भी और 4r/3π ये भी, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपका जो क्वार्टर सर्किल है उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो बिल्कुल बराबर, यानी यहाँ से भी बराबर होगा और यहाँ से भी बराबर दूरी पे होगा। इतनी बात समझ में आ गई, केवल आप ये याद रखिए 4r/3π। चलिए ये तो भैया पहले तो फुल हाफ सर्किल का था, और ये था आपका क्वार्टर सर्किल का। इतनी बात अगर समझ में आ गई बेटा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब निकालना है हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। देखो पीछे जो हमने निकाला था प्लेन फिगर के लिए निकाला था, बात समझना, जो सर्किल होता है वो कागज में बना हुआ एक प्लेन फिगर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है ना। ये क्या है, 3D फिगर है। 3D फिगर जैसे आइसक्रीम का कोन देखते हो ना, जिसमें आइसक्रीम भर के दी जाती है, शंकु हिंदी में पढ़ा होगा, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है, यानी कि पूरा 3D के वे में होता है। तो इसमें भी वही करेंगे जो पीछे करते थे, कि स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं। देखो स्मॉल स्ट्रिप लिया हमने, कैसा है, देखो ये कुछ कोण इस तरीके से है मान लो, ठीक है।
तो इसमें अगर स्मॉल स्ट्रिप इस तरीके से तो लोग बीच का हिस्सा कोई काट मतलब वो एक सर्कुलरी वे में तो होगा, और साथ में उसकी कुछ चौड़ाई होगी इस तरीके से बात समझ में है ना, इस तरीके से देखो ये, तो इसकी कोई चौड़ाई भी तो है, और ऊपरी हिस्सा देखो सर्किल का दिख रहा है और साथ में कुछ चौड़ाई है। बात समझ में आई? तो वही इसमें देखो इसने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। तो ये कैसा दिख रहा है सामने से? अगर देखो वैसे ऊपर से देखो टॉप व्यू, तो ऊपर की तरफ से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा, लेकिन सामने से देखोगे तो अभी भी आपको ये आयताकार पट्टी तो नज़र आ रही है, यानी रेक्टेंगुलर शेप में। बात समझ में आई ना? तो सामने से ये देखिए, ये एक आयताकार पट्टी दिख रही है, ठीक है। इस पट्टी की चौड़ाई दी हुई है dy, इतनी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस पट्टी का निचला हिस्सा ये जो वाला है ना, इसका देखो डिस्टेंस कितना दिया है बेस से, वो दिया है y। इस शंकु का पूरा हाइट, यानी पूरा आपको बेस से हाइट कितना दिया है h। इसका रेडियस कितना है, इस जो आपका कोण है इसके रेडियस दिया है कैपिटल R। इतनी बात अगर सबको समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है आगे चलने में। मुझको आगे चलते हैं। वही चीज़ है कि लेट अज्यूम में देखिए, हाँ अब एक चीज़ आपको बता दें, पीछे हम लोग केवल 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ रहे थे, प्लेन फिगर पढ़ रहे थे। तो प्लेन फिगर के लिए बेटा एरिया इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3D फिगर जो आ जाते हैं उसमें मैंने बताया था उसका वॉल्यूम होता है आयतन, ठीक है ना। आयतन होता है, तो आयतन होगा तो साथ में उसका एक वेट भी होगा, भार। समझ गए ना पीछे जो मैंने बताया था? तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो देखिए वो कह रहा है लेट अज्यूम ए सॉलिड सर्कुलर कोन विद द बेस रेडियस r, यानी कि एक हमने एक शंकु माना जिसका रेडियस यानी त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है, हाइट दिखा दिया सब कुछ। स्पेसिफिक वेट उसका दिखाया गया, यानी विशिष्ट भार उसका दिखा दिया गया है, मतलब अब w, स्मॉल w। अब कह रहा है कि मान लीजिए एक स्ट्रिप जिसकी थिकनेस है dy, एक स्ट्रिप भैया ये मान लिया ऐसे ऐसे करके, देख रहे हो ना, ये उसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, ये y दी dy, ठीक है ना। और कह रहा है कि वो बेस से कितनी हाइट पर है सिचुएटेड, y डिस्टेंस पे बेस से। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और कह रहा है कि जो स्ट्रिप ली है ना उसका रेडियस, मतलब देखो ये स्ट्रिप है, ऐसे था शंकु यानी कोन, इसके बीच में इस तरीके से एक स्ट्रिप माना था, ठीक है ना। इसका ऐसे सर्कुलर कोन होगा, चौड़ाई होगी कुछ। तो कह रहा है उसका जो रेडियस है उस स्ट्रिप का भी अंदर से जो रेडियस है सेंटर से, वो स्मॉल r मान लिया है। अब इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो बीच में स्मॉल r एक रेडियस ले लिया उसका। तो देखिए एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप बेटा क्या हो जाएगा, dA इक्वल टू पाई r स्क्वायर। स्मॉल एरिया देखो यहाँ पर कैसा है, सर्कुलर ही तो है। देखो आप फिर से समझना, ये एक है कोण, तो ये हमने इसका बीच का हिस्सा लिया। तो देखो इसका एक छोटा सा पोर्शन ऐसा चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है। तो इसका अगर एरिया देखो तो ऊपर से वृत्ताकारी तो दिख रहा है, सर्कुलर शेप, रेक्टेंगुलर मैंने बोला था, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, सर्कुलर शेप ही तो दिख रहा है क्योंकि ये 3D फिगर है। तो सर्कुलर शेप में देखो इसका जो एरिया हो जाएगा dA वो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, देखो पाई वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू उसका जो ऊंचाई हो, बात समझ गए ना, हाइट। तो देखिए इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, dy तो दी है, तो dy का मल्टीप्लाई कर दिया। तो dy का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो इसके, ये बात समझ रहे हो ना, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है आपका, वॉल्यूम ही तो होता है। क्यों, एरिया का जो कोई भी एरिया लो तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और अगर कोई डिस्टेंस और मीटर में मल्टीप्लाई करें तो मीटर क्यूब बन जाता है कि नहीं। तो ये वॉल्यूम ही तो हो गया, बात समझ में आई ना। तो जो पतली सी स्ट्रिप मानी थी वो ऐसे हमने इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका इतना छोटा सा हिस्सा हमने काटा है, बात समझ गए ना, ये हिस्सा केवल इतना, चारों तरफ दोनों तरफ, ठीक है। तो ऊपर से देखोगे तो ये तो सर्कुलर हिस्सा है, तो ये तो इसका एरिया ले लिया पाई r स्क्वायर, और साथ में इसकी ये जो चौड़ाई थी थिकनेस ये भी मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका आयतन आ गया dy से मल्टीप्लाई करने में। चलिए अब कह रहा है वेट ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप, तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ में हम भार का मल्टीप्लाई कर दें, उस छोटे स्ट्रिप का जो भार होगा यानी w, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो क्या आ जाता है, भार ही तो आ जाएगा ना वॉल्यूम में, यानी कि आयतन में हमने भार का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, स्मॉल एरिया। ये जो स्मॉल एरिया था उसका हमें भार मिल गया। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई। चलिए तो अब कह रहा है कि सो फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल OAB, अब इन्होंने क्या निकालने का प्रयास किया है, बात समझिएगा। OAB यानी कि ये है OAB, पूरा एक त्रिभुज दिखा रहे हैं आपको OAB, और ODE, ODEA देखिए
बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा, ये इतना हिस्सा, और ODE ये वाला दिख रहा है छोटा सा। तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बात समझ में आई ना इंग्लिश वालों को? समरूप का मतलब कि कुछ दिखने में एक जैसे हैं, चाहे ऊपर वाला स्ट्रिप के ऊपर वाला ODE है या OAB है, ये दिखने में सेम है, मतलब एक ही तरीके के हैं। तो अगर इससे हम समरूपता के सिद्धांत यानी कॉन्ग्रुएंस का रूल अप्लाई करें तो OC/OE यानी H, टोटल H, रुक जाइए अभी चलते हैं, रुक जाइएगा, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें से तुमको दिख रहा है CB और अपॉन ये वाला हिस्सा EF, सॉरी गलत हो जा रहा है, 1 मिनट है थोड़ा सा। CB ये वाला हिस्सा है और अपॉन CO, यानी बड़े वाले का केवल अभी हम ले रहे हैं। तो बड़े वाले का देखो CB/CO, तो CB/CO लिख दिया, इज इक्वल टू FE/FO। FE कौन सा बेटा? ये छोटा वाले, ये देखो जो ऊपर वाला त्रिभुज था ना, ये वाला, इसका हिस्सा, तो ये FE/ ये ऊपर वाला हिस्सा। बात समझ गए? FO समझ में है ना, FE/FO। तो ये देखो, ये समरूपता का सिद्धांत कहता था ना, दोनों लगभग रेशियो बराबर होते थे, यानी कि अगर समरूप त्रिभुज है यानी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स हैं दोनों, तो ये रेशियो और साथ में इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला और ये वाला रेशियो, इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, ये था सिद्धांत। तो आपने देखा CB यहाँ कैपिटल R है और CO यानी पूरी हाइट H, ठीक है, इज इक्वल टू FE, मैंने बताया था कि छोटे वाले पोर्शन का रेडियस R है, स्मॉल r, और अपान में ये ऊपर वाले अगर डिस्टेंस निकालोगे तो टोटल H था और साथ में y घटा दो तो ऊपर वाले की दूरी निकल आएगी कि नहीं, तो H-y कर दिया। इतनी बात समझ में आई? यहाँ से स्मॉल r हमको मिल गया। देखो स्मॉल r अगर आप देखो तो हमको क्या मिला, स्मॉल r इज इक्वल टू हमको मिला R/H इंटू क्या मिला, H-y। ये मिल गया कि नहीं मिल गया स्मॉल r? बस और कुछ नहीं चाहिए। स्मॉल r की वैल्यू हम ले जाके पीछे वाले मोमेंट में रख देंगे। सो वेट ऑफ द स्ट्रिप अब क्या आ गया, πr² था ना वहाँ पर, तो πr², स्मॉल r² की जगह सीधे ये वाला हिस्सा ले जाके रख दिया, dy/w। इतनी बात समझ में आई? कह रहा टोटल मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ स्मॉल स्ट्रिप अलॉन्ग द x एक्सिस। तो यहाँ देखो, इसका देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा y एक्सिस पे ही कहीं जाके डिपेंड होगा, तो यानी x तो 0 हो गया। बात समझना? तो यहाँ पर अब हमको सिर्फ x एक्सिस के अराउंड ले लेना चाहिए, तो x एक्सिस के अराउंड हमने मोमेंट लिया। मोमेंट लेने पे देखो क्या हो जाएगा, पूरा ये हिस्सा तो वही है इसका बाहर का, तो पाई और साथ में ब्रैकेट में देखो R/H था और साथ में H-y था, इसका होल स्क्वायर था πr²। तो होल स्क्वायर में से r² और h² हमने कॉमन लेके बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगा, केवल H-y का होल स्क्वायर। तो देखो पाई और w तो हमने बाहर रख ही लिया, साथ में r² h² यहाँ से पूरा बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या बचा, केवल H-y का होल स्क्वायर इंटू dy, पूरा वही ऊपर वाला, और साथ में इंटू y यानी जिस डिस्टेंस होगी y। समझ में आया? साथ में केवल y हमने, मतलब इस छोटे वाले स्ट्रिप का, ये जो छोटे वाला स्ट्रिप है देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है, y तो है, तो y से मल्टीप्लाई कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर चलोगे तो सब कुछ ये है, अब अंदर dy ये है और साथ में y अंदर आ गया। अब इस H-y को होल स्क्वायर को एक्सप्लेन कर दें, यानी a-b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस का b² -2ab, तो हमने कर दिया। तो अभी नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन लगा दिया इन्होंने। क्या किया, टेक मोमेंट ऑफ टोटल वेट अराउंड द y एक्सिस। अरे भैया तुमको वहाँ भी तो पढ़ाया था मैंने कि पहले टू डायमेंशनल फिगर के लिए a1x1 इंटू a2x2 ऐसे तो पढ़ाया था मोमेंट, समझ गए ना, समेसन ऑफ ax अपॉन समेसन ऑफ a। और 3 डायमेंशनल की क्या पढ़ाया था, समेसन ऑफ wx अपॉन समेसन ऑफ w पढ़ाया था ना, यानी टोटल वेट का मोमेंट और नीचे टोटल वेट। तो वही यहाँ भी कर रहे हैं, कोई अलग नहीं कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन क्या लगाया, 0 से h समझना भाई, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, y एक्सिस के अबाउट ही तो खड़ा है ये, तो यानी इसके बेस सेंटर से ऊपर तक पूरा कवर कर ले तो आ जाएगा हमारा पूरा। तो 0 से h डिस्टेंस तक, भाई क्षेत्रफल तो वो ले लिया उसने, मतलब टोटल वेट तो ले लिया, मतलब कि ऐसे कई सारे स्ट्रिप इसे चलती चली जाएगी। बात समझना? तो इस स्ट्रिप का हमने टोटल वेट तो ले ही लिया, यानी वॉल्यूम भी ले लिया, साथ में भार। तो ये अगर h डिस्टेंस तक, 0 से h डिस्टेंस तक ऐसे हम कई सारों को जोड़ दें तो पूरे का हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं। हमने क्या किया, टोटल वेट यानी इस ऐसी कई सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स मान ली, ऐसी कई सारी,
ठीक है, और इनको 0 से h तक ले जा करके जोड़ दो। तो 0 से h हमने क्या लगा दिया, इसका 0 से h हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक है, अब देखो 0 से h किसके लिए बेटा, चूंकि यहाँ dy है ना, dy है, तो हमें केवल y वाला पोर्शन ही अंदर रखना है इंटीग्रेशन के, ध्यान रखना, उसी के लिए काम करेगा इंटीग्रेशन, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। चलते हैं, तो यहाँ पर हमने अंदर वाले h माइनस वाई स्क्वायर को एक्सप्लेन कर दिया, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये जो बाकी था वो सब कांस्टेंट हो जाएगा ना, पाई डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया, अंदर बचा y और h माइनस वाई स्क्वायर और प्लस dy, तो इतना पोर्शन अंदर रख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, तो अब देखो क्या हुआ, अंदर हमने h का मल्टीप्लाई कर दिया, जो बाहर सॉरी y था उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच स्क्वायर के साथ एक y चला गया, वाई स्क्वायर के साथ एक y और जुड़ गया, तो वाई क्यूब बना माइनस का 2hy और dy। अब देखो इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो इंटीग्रेशन एच स्क्वायर तो इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन, वाई का इंटीग्रेशन करना है तो एच स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाई था पहले केवल, तो वाई की पावर 1 थी ना, तो n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये क्या बन गया वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह वाई क्यूब क्या हो जाएगा, वाई की पावर 4 बाई 4, और इसी तरह 2h तो कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर यानी ये वाला वाई स्क्वायर किस में बदल जाएगा, वाई क्यूब बाई 3, और टोटल के बाहर कितना इंटीग्रेशन, 0 से h एक लिमिट आ गई, बात समझ में आई, साथ में देखो, तो ये तो पूरा यही रहेगा। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने रख दी, तो देखो इंटीग्रेशन की वैल्यू y की जगह पे पहले h की मान रखोगे, तो देखो देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वैल्यू रखनी, पहले h की वैल्यू y की जगह पे यहाँ रखा, तो y की जगह पे रखोगे बेटा h की वैल्यू, तो h स्क्वायर ही बनेगा, h स्क्वायर और ये h स्क्वायर h की पावर देखो h स्क्वायर था, और y की जगह h स्क्वायर रखा है h स्क्वायर और बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा h की पावर 4 बाई 2 ना, तो ये बन गया, प्लस y की पावर 4 था जिसकी जगह h रखा, तो क्या बन जाएगा प्लस का h की पावर 4 बाई 4, माइनस माइनस में 2h था और साथ में वाई क्यूब था, तो वाई क्यूब की जगह h की वैल्यू रखोगे तो 2h की पावर 4 ही तो हो जाएगा, 4 अपॉन 3, तो ये था पॉजिटिव लिमिट पहले वाली, माइनस अब नीचे वाली लिमिट लगे ना, मैंने बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 अगर सब जगह रखोगे तो इसमें y इसमें y इसमें y तो पूरा 0 ही तो हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो केवल पॉजिटिव वाला टर्म आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे देखिए इनका, अब आप समझिएगा कि h की पावर 4 बाई 2 प्लस h की पावर 4 बाई 4 और माइनस 2h की पावर 4 बाई 3, तो इनका जब वो नीचे ले लोगे एलसीएम तो 12 आ जाएगा, एलसीएम लेने पे 12 दो 2 6 12 तो 6, इसी तरीके समझ गए ना, तो एलसीएम ले लोगे तो ये 6h की पावर 4 3h की पावर 4 माइनस 8 ये बन जाएगा, आप सभी लेना जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ से जो मोमेंट टोटल आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब टोटल वेट का मोमेंट इतना आ गया। अब चलते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन बेटा कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वेट क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे कोन का टोटल वेट W हो जाएगा, तो W से इसके वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG निकालने के लिए फार्मूला W समेसन ऑफ WX, मतलब ऊपर का टोटल मोमेंट अपॉन समेसन ऑफ W, तो जो ये आया ऊपर ये वाला पोर्शन, सॉरी ये जो ऊपर वाला पोर्शन बेटा आप ले आए हो, ये तो टोटल मोमेंट आ गया वेट के कारण, और नीचे ये टोटल वेट रखा है, तो इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी। देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन क्या था, समेसन ऑफ WX, यानी जो टोटल हमने वेट के कारण मोमेंट निकाला, और नीचे टोटल वेट, तो इनको आपस में डिवाइड कर दो तो h की पावर 4 हमको एक कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मिल जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको प्रूविंग बताते चल रहा हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से मैं समझा दूंगा, आप एक बार फिर से इसको मतलब फिर से पीछे ले जा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल्स में बेटा केवल आपको ये YC और XC की वैल्यू याद रखनी है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू याद रखनी है, आपसे प्रूविंग नहीं पूछ लेगा, लेकिन हो सकता है वहाँ पूछ ले, तो बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो बहुत कठिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आखिरी आज की प्रूविंग है और बहुत सरल है, छोटी है, ये तो बहुत सरल है, ठीक है ना। कह रहा है सॉलिड सिलेंडर यानी कि एक बेलन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू निकालो, तो क्या है देखो, इसमें हमने एक ऐसा एक ये लिया हमने, क्या है बेटा, ये एक सिलेंडर है,
तो सिलेंडर में अगर पतली सी स्ट्रिप लोगे बीच की, तो ऐसे ही तो एक चौड़ी स्ट्रिप ले लोगे ऐसी, समझ गए ना, ऐसे चारों तरफ एक छोटा सा चौड़ा सा ऐसे पार्ट कटा होगा इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये चौड़ा होगा। तो कुछ नहीं, इसकी चौड़ाई मान लिया हमने डी वाई है, देखो यहाँ पर डी वाई चौड़ाई मान ली, और इसका रेडियस तो देखो सब जगह सेम रहेगा, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर, भाई पट्टी तो चूंकि सिमेट्रिकल सिलेंडर है ना, बिल्कुल ऊपर से लेकर एक समान है। कोन में क्या था, देखो ये घट बढ़ रहा था, बात समझ में आई ना, ऊपर पतला हो रहा था नीचे चौड़ा। यहाँ पर केस में क्या है कि वो सेम है, तो चाहे स्ट्रिप का रेडियस कैपिटल आर मान लो, चाहे इसका रेडियस कैपिटल आर मान लो, चाहे इसका रेडियस, तो यहाँ पर अब फर्क नहीं आना है, ठीक है। और हाइट सिलेंडर की टोटल कितनी दी हुई है, एच दी हुई है, और साथ में इस स्ट्रिप की बेस से दूरी वाई दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पीछे देखिए हम एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब यहाँ नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एरिया की वैल्यू नहीं रखनी है हमको। क्यों नहीं रखनी है, बात समझिए, क्योंकि स्ट्रिप चाहे यहाँ से लो, देखो स्ट्रिप चाहे ये लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, हर जगह स्ट्रिप का एरिया सिमेट्रिकल होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। चाहे इसका एरिया ले लो तो भी पाई आर स्क्वायर, इसका ले लो तो भी पाई आर स्क्वायर, इसका ले लो तो भी पाई आर स्क्वायर। शंकु के केस में यानी कोण के केस में ऐसा नहीं हो रहा था बेटा। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर बेटा अलग एरिया होगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन हमें अलग से दूसरा टाइप का करना पड़ रहा था। इंटीग्रेशन यहाँ भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर देखो पतली स्ट्रिप ये लिए, ऐसे कई सारी स्ट्रिप से ही ऐसे ऐसे जोड़ दो, कई सारी स्ट्रिप तो मिलकर ही तो बना होगा ये सिलेंडर। तो इंटीग्रेशन तो हमें 0 से h तब भी लगाना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा सा हमको अलग करना पड़ा है। अब देखिए कह रहा है लेट अज्यूम द सॉलिड सिलेंडर, इस तरह से एक सॉलिड सिलेंडर बोल रहा है जिसका एरिया ए है और जिसकी हाइट एच है। अब हमने और उसका स्पेसिफिक वेट यानी कि एक भार भी दे दिया है डब्ल्यू इस पूरे सिलेंडर का। अब कह रहा है उस सिलेंडर में हमने एक पतली पट्टी मान ली डीवाई थिकनेस की, देखो इसकी थिकनेस डीवाई दी है ना, और जो कि क्या कह रहा है बेस से कितने डिस्टेंस पे बेटा, वाई डिस्टेंस पे। इतनी बात समझ में आई। पीछे की तरह करना है, ये भी 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल, बेलन भी 3 डायमेंशनल होता है ना, तो इसमें भी 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम लेंगे, उसके बाद उसका वेट लेंगे, उसके बाद उसका मोमेंट लेंगे। तो वॉल्यूम अगर ले लो तो क्या हो जाएगा भैया, ए भाई एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, इसलिए हम इसमें एरिया नहीं रख रहे हैं, बात समझना। डी वाई उसकी डिस्टेंस ये वाली और एरिया उसका डी वाई, तो वॉल्यूम हो गया, बात समझना। देखो पतली स्ट्रिप ऐसे ही बात समझना, ये था और इसकी पतली स्ट्रिप ऐसी तो मानी थी इस तरीके से, ये चौड़ाई हो गई, तो इसका भाई वॉल्यूम ही तो लिया जाएगा ना। अगर केवल सर्किल होता है तो केवल एरिया ले लेते, लेकिन इसकी एक चौड़ाई भी मानी गई है डी वाई, तो साथ में इसका एरिया ले लिया और साथ में डी वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयतन आ गया ए इंटू डी वाई। अब वेट निकालेंगे तो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया स्ट्रिप में, तो वेट आ गया, जैसे पीछे कर रहे थे। कह रहा है टेक द मोमेंट अबाउट द वाई एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट लेंगे, क्यों, क्योंकि वही चीज़ रीजन, ये देखो ये जो पूरा मतलब आपका सिलेंडर बना है बेलन, वो 2 ही एक्सिस के अराउंड बना, वाई और एक्स। तो वाई एक्सिस पे तो इसका एक सी जी चला ही जाएगा बीचों बीच, साथ में एक्स एक्सिस के अराउंड ही हमें देखना है। तो देखो एक्स तो यहाँ 0 ही हो गया, तो मोमेंट तो हमें केवल किसके पे ले लेना है, देखो किस पे लेना होगा, एक्स एक्सिस के अराउंड, क्योंकि पूरे वेट का इसके अराउंड ले लेंगे मोमेंट, क्योंकि वाई एक्सिस से तो दूरी रही नहीं ना अब। चलिए तो 0 से h इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे कई सारे लिए होंगे हमने, जोड़े होंगे, ठीक है, h डिस्टेंस तक, तो 0 से h इंटीग्रेशन हमने, ये 0 यहाँ पर और हाइट कहाँ तक गई, h तक, h लगा दिया, पूरा यही वाला उठा करके यहाँ छाप दिया, ठीक ना, मतलब वेट ऑफ द स्ट्रिप। अब मोमेंट क्या होगा भाई, इस पूरे इसका वेट होगा, तो एक्स एक्सिस के अराउंड अगर मोमेंट लोगे तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई तो है, तो वाई से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मोमेंट हो गया। क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, 0 से h है, तो यानी हाइट की बात कर रहा है, यानी y पर ही इसका, चूंकि dy है साथ में, तो y पर ही इसका असर होगा, तो हमने y इंटू डी वाई रख दिया, बहुत सरल है ये वाला, ठीक ना। तो इस y का इंटीग्रेशन करोगे, y पावर n+1 है, तो y पावर अभी 1 थी, तो 1+1 अपॉन 1+1, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन, और लिमिट लग जाएगी 0 से h, ठीक है, तो 0 से h लिमिट लगा दी। इसके बाद देखो इस y, अभी देखो इंटीग्रेशन y स्क्वायर आया था, तो y की जगह पहले अपर लिमिट लगाओ तो h स्क्वायर बाई 2, और माइनस 0 वाली लगा तो 0 स्क्वायर बाई 2, तो 0 ये तो 0 ही हो जाएगा ना, तो बचा क्या, केवल h स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से h स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बेटा क्या हो गया, a इंटू, अच्छा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो होता है ना, बेलन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ए हो गया, इंटू एच रख दिया, तो ए इंटू एच,
साथ में अगर इस पूरे सिलेंडर का वेट देखें तो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल वेट आ गया। अब देखो बात समझना, ये था टोटल वेट के कारण मोमेंट यानी समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स, और टोटल वेट ये यानी समेशन ऑफ डब्ल्यू। बस डिवाइड कर दो आपस में, आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, ये वाला उठाया ऊपर रख दिया, टोटल ये समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स यानी टोटल मोमेंट, और नीचे टोटल वेट। बस कट पिट के क्या आ गया, वाई सी की वैल्यू h/2 यानी बेस से हाफ पर, बिल्कुल यहाँ पर h/2 पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है ना। तो देखिए आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा भी बन गया है, आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा बना है, ज़्यादा नहीं। तो अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं बेटा, ज़्यादा लंबा हो गया है। बहरहाल इसको पढ़ते रहिए। जिसको भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस चैप्टर इस वाले में दिक्कत हो, देखो प्रूविंग में कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन जिसको आती है वो आ जाएगा बहुत आराम से। ठीक है ना। तो बस जहाँ भी दिक्कत हो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, फिर से एक बार वीडियो को देखिए, वीडियो को 2 बार देखिए, आप अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जहाँ दिक्कत हो फिर से पूछ लेना, मैं हाजिर हो जाऊँगा आपको बताने के लिए। बहरहाल ये जो प्रूविंग है इनका कोई असर नहीं होगा आपको न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल में आपको केवल वैल्यूज़ याद रखनी। कैसी वैल्यूज़ कि भैया सर्किल का क्या हो जाएगा, बीचों बीच होता सेंटर पर। ठीक है ना। हेमी स्फेयर यानी सॉरी हेमी सर्किल यानी कि हाफ सर्किल का क्या मैंने अभी आज बताया आपको, वाई भाई एक्स तो 0 हो जाता है और वाई की वैल्यू आ जाती है 4r/3π। इसी तरह क्वार्टर सर्किल का दोनों के लिए एक्स सी और वाई सी बराबर होता है 4r/3π। ये आपको याद रखना केवल। ठीक है ना। और आते हैं आपके कोण पे, शंकु पे। तो शंकु पे यानी कोण पर देखिए वाई एक्स की वैल्यू तो 0 है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर होती है, वाई पर, एक्सिस पर, और साथ में उसके लिए वाई सी की वैल्यू हो जाती है h/4। ठीक है ना। और ठीक इसी तरीके आपने आज सिलेंडर के लिए पढ़ा तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू h/2 यानी कि y एक्सिस पर। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए। नहीं आता स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका आशुतोष शर्मा, शुभ संध्या एंड गुड इवनिंग।